एवरीवन। मैं राजेश कुमार राय, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान के पद पर रायका एकेश्वर पौड़ी गढ़वाल में कार्यरत हूँ। मेरा ये प्रेजेंटेशन कक्षा 12 के छात्रों के लिए है। प्रेजेंटेशन का जो टॉपिक है वो है नियोजित विकास की राजनीति। इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद हम यह जान पाएंगे कि विकास की धारणाएं क्या क्या हैं, राजनीतिक फैसले व विकास क्या हैं, नियोजन व पंचवर्षीय योजनाएं को समझ पाएंगे, भूमि सुधार व हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति एवं पीली क्रांति को हम जान पाएंगे। सबसे पहले हम नियोजन के अर्थ को समझते हैं। स्लाइड पर हमने इसको लिखा है। तो नियोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा भावी उद्देश्य तथा उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कार्यों को निर्धारित किया जाता है। दूसरे शब्दों में, वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए आवश्यक क्रियाकलाप को चुनना आयोजन या नियोजन कहलाता है। एक प्रसिद्ध विचारक हैं एमी हले, जिन्होंने कहा था कि क्या करना है इसका पूर्व निर्धारण नियोजन है। अमूमन हम एक उदाहरण से इसे समझ सकते हैं कि जैसे हमारे घरों में शादी विवाह या इस तरह के कोई मौके आते हैं तो हम उस कार्यक्रम के लिए पूर्व तैयारी जो करते हैं और सभी चीज़ों की जो व्यवस्थाएं कर लेते हैं उसे ही हम नियोजन कहते हैं। केवल ये समझने के लिए है। आगे हम विकास को समझते हैं। विकास का वैसे सभी सामान्यतः अर्थ समझते हैं, जानते हैं, लेकिन जब हम इसको परिभाषित करते हैं तो थोड़ी जो परिभाषा के जो शब्द हैं वो थोड़े अलग दिखने लगते हैं। सामान्यतः विकास का अर्थ है आगे बढ़ना। दूसरे शब्दों में हम इसको देखते हैं ऐसा बदलाव जो मानव समाज, देश और प्रकृति को बेहतरी की ओर ले जाता है। इसका मतलब यह है कि कोई भी बदलाव विकास नहीं हो सकता, क्योंकि बदलाव हो सकता है खराब भी हो रहा हो। तो हम विकास कहेंगे जो बेहतरी की ओर ले जाता है। और यह जो विकास है वो एक डायनामिक है, गतिशील है, जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में दिखती है। और अगर बहुत ही सामान्य शब्दों में इसका हम अर्थ बताएं तो इसका अर्थ होगा, विकास का अर्थ प्रगति, उन्नति आदि से है। राजनीतिक फैसले व विकास एक उदाहरण है कि जो विकास का कोई भी फैसला, जब सरकार यह सोचती है कि विकास कैसे करना है और जिस भी तरीके से उस निर्णय तक पहुंचती है उसमें काफ़ी विमर्श होता है। कई बार वाद विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। इसको हम देखते हैं कि विकास के लक्ष्य को लेकर ये एक मतता दिखाई पड़ती है लोगों में कि आगे बढ़ना विकास है, लेकिन इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए, किन मार्गों का अनुसरण किया जाए, उसको लेकर के व्यापक मतभेद हैं। उदाहरण के लिए मैंने दिया उत्तराखंड का कि पर्वतीय क्षेत्र में जैसे हमारे यहाँ टिहरी बांध बना, तो टिहरी बांध को लेकर के सरकार की सोच अपनी एक थी कि टिहरी बांध बना करके ये एक बहुउद्देशीय परियोजना थी जिससे बिजली बनती, पीने का पानी मिलता, सिंचाई के लिए पानी मिलता और लोगों को रोजगार मिलता। सरकार की ये मंशा है, लेकिन जो वहाँ के लोग विस्थापित हुए उनके अपने सवाल थे, उनकी अपनी चिंताएं थी। प्रकृति को जो लोग बहुत ही संवेदनशील नज़र से देखते हैं उनकी अपनी चिंताएं थीं कि इससे प्रकृति को काफ़ी नुकसान पहुंचा। लेकिन यह सारे जो उदाहरण हैं वो ये सोचते हैं, सोचने पर हमें आगे ले जाते हैं कि एक लोकतंत्र की ये डिमांड है कि कम से कम ऐसे जो फैसले हों वो राजनीतिक हों और विशेषज्ञों की सलाह पर ही हों। भारत में जो नियोजन है, जो हमारा टॉपिक है, वो क्यों अपनाया गया, ये एक विषय है। तो इसको हम देखते हैं कि भारत में आज़ादी के बाद विकास से जुड़े फैसले एक आर्थिक मॉडल की ओर संकेत करता है।
और ऐसा आर्थिक मॉडल जो समृद्धि के साथ साथ सामाजिक न्याय को भी समाहित करना उसको था। इसको जरा संविधान की नज़र से भी देखें तो संविधान में यह वर्णित था कि सभी को सामाजिक, आर्थिक और न्याय मिलना चाहिए और ऐसा आर्थिक मॉडल हो जो सबको यह उपलब्ध करा पाए। भारत के सामने दो मॉडल थे, एक पूंजीवादी मॉडल था और दूसरा समाजवादी मॉडल था। पूंजीवादी मॉडल में जो उत्पादन के साधन हैं उस पर निजी स्वामित्व रहता है और लाभ भी निजी होता है। इसमें संपत्ति को कार्य करने की प्रेरणा माना जाता है। उसी तरीके से जो समाजवादी मॉडल है उसमें उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व रहता है, अर्थात राज्य का नियंत्रण रहता है और जो लाभ है वो समाज में ही वितरित होता है। इसलिए इस तरह से भारत के सामने दो विकल्प थे। लेकिन हमें देखेंगे कि जो नियोजन है वो विश्व में उसकी क्या भूमिका थी और भारत में वो किस प्रकार आया। अमूमन जो राष्ट्रीय आंदोलन के जो नेतृत्वकर्ता नेता थे वो इस बात पर सहमत थे कि भारत के लिए उपयुक्त समाजवाद ही है। कैसे? क्योंकि इनको लगता था कि जो भारत में गरीबी है, अशिक्षा है, असमानता है, वह सरकार की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह कार्य निजी क्षेत्र के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। 1940 और 1950 के दशक में नियोजन का विचार बहुत ही प्रचलित हो गया था, क्योंकि 1930 की जो आर्थिक मंदी और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो अर्थव्यवस्था बिगड़ी उसमें भी यूएसएसआर ने काफ़ी शानदार प्रगति की। तो नियोजन को लेकर के भारत में एक पक्ष था और सभी जो दक्षिणपंथी लोग हैं या वामपंथी लोग हैं सभी एक मत से ये राय रखते थे कि भारत में नियंत्रित अर्थव्यवस्था हो, राज्य नियंत्रण में हो और नियोजन के अंतर्गत हो। और इस क्रम में बॉम्बे प्लान सबसे पहले भारत में नियोजन का प्रस्ताव दिया। भारत में 1944 में उद्योगपतियों के एक समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था अपनाने का प्रस्ताव दिया। इसे ही बॉम्बे प्लान कहते हैं। इस प्रस्ताव में कहा कि सरकार उद्योग और अन्य संस्थाओं में व्यापक निवेश करे। अब इसमें प्रश्न उठता है कि दक्षिणपंथ और वामपंथ क्या है। दक्षिणपंथ उस विचारधारा को कहते हैं जो सामाजिक स्तरीकरण या सामाजिक संस्थाओं को अपरिहार्य, प्राकृतिक, सामान्य या आवश्यक मानते हैं। आमतौर पर ये सामाजिक यथास्थिति के पोषक माने जाते हैं। वामपंथ उस विचारधारा को कहते हैं जो समाज को बदलकर उसमें आर्थिक जातीय समानता लाने चाहते हैं। ये बदलाव के प्रेरक हैं। अब जब नियोजन की आवश्यकता थी, नियोजन को स्वीकार कर लिया गया और नियोजन के बारे में यह धारणा थी कि अगर नियोजित तरीके से कोई काम किया जाए तो प्रगति बहुत तेजी से होगी, तो उसके लिए एक संस्था की आवश्यकता थी और वह संस्था बनाई गई योजना आयोग। 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा स्थापित हुआ। यह एक गैर संवैधानिक संस्था थी। इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। आयोग में अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ भी होते थे। अभी 2014 में मोंटेक सिंह अहलूवालिया इसके उपाध्यक्ष थे, जो स्वयं एक अर्थशास्त्री थे। 13 अगस्त 2014 को यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई और इसकी जगह पर नीति आयोग का गठन हुआ, क्योंकि यह माना गया कि योजना आयोग बदलती प्रतिस्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था में सही संस्था नहीं है, उसका सही प्रतिनिधित्व नहीं कर रही है। इसलिए नीति आयोग का गठन हुआ 1 जनवरी 2015 को। देख लेते हैं कि योजना आयोग के कार्य क्या थे, क्योंकि थे मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब है कि अब ये समाप्त हो चुका है, तो अब ये है नहीं। तो पहला, देश के संसाधनों का आकलन करते हुए पूरे भारत के लिए योजनाएं बनाना, योजनाओं के लिए संसाधनों का आवंटन करना, क्योंकि योजनाएं बन गई तो अब उसके लिए पूंजी और अन्य चीज़ें उसे आवंटित करना, योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक व्यवस्था जो मशीनरी है, प्रशासनिक मशीनरी है, उसको व्यवस्थित करना और योजनाओं का समय समय पर मूल्यांकन करना। इस प्रकार ये योजना आयोग के कार्य थे। नीति आयोग के बारे में, जो कि अब शुरू हो चुका है 1 जनवरी 2015 से, तो देखते हैं इसका क्या मतलब है। NITI, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, 1 जनवरी 2015 को स्थापित हुआ। यह भारत सरकार की एक परामर्शदात्री संस्था है, केवल सलाह देती है। सलाह किस लिए देती है, किस पर देती है? केंद्र राज्य की सरकारों को नीति के प्रमुख कारकों के संबंध में महत्वपूर्ण तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना।
इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इस समय हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं। उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होते हैं। संचालन परिषद राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल होते हैं। तदर्थ सदस्यता मिलती है प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट के 4 सदस्यों को। मुख्य कार्यकारी जो अधिकारी होते हैं वो सीईओ कहे जाते हैं, पदनाम है भारत सरकार के सचिव। और इसका जो मुख्य कार्य है उसको हम समझ लेते हैं। पहला, संघीय सहभागिता की भावना को बढ़ाने के लिए राज्यों को निरंतर सहयोग प्रदान करना। इसका काम है प्रेरित करना, सहयोग प्रदान करना। दूसरा, ग्रामीण स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं बनाने के लिए, ये बिल्कुल विशुद्ध लोकतांत्रिक एक प्रक्रिया के तहत ग्रामीण स्तर पर योजनाएं बनाने के लिए तंत्र विकसित करना और सरकार के उच्च स्तरों तक इसे ऊपर ले जाना, यानी डाउन टू टॉप। तीसरा है प्रमुख अनुसंधान संस्थाओं, जितनी भी भारत की प्रमुख अनुसंधान संस्थाएं हैं, एनजीओज हैं, उनके मध्य सहयोग और भागीदारी को बढ़ाना, जिससे ज्ञान, नवाचार, उद्यमशीलता को बढ़ावा मिले। और यही एक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी चीज़ है। और क्षेत्रीय और तमाम जो विभागों के बीच जो मुद्दे हैं उसके लिए एक मंच प्रदान करना, यह भी उसका एक उद्देश्य है। योजना आयोग की जब चर्चा हो रही है तो राष्ट्रीय विकास परिषद की चर्चा होना भी जरूरी है, क्योंकि योजना आयोग की एक पूर्णित संस्था है, जो पूरक संस्था है, उसको देखते हैं। इसकी जो गठन है, योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी हो, योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी, उसके लिए 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का जो प्रधानमंत्री होता है, परिषद का अध्यक्ष होता है। योजना का सचिव भी इसका सचिव होता है। भारतीय संघ के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं योजना आयोग के सभी सदस्य इसके पदेन सदस्य होते हैं। कार्य सिंपल है, योजना आयोग को प्राथमिकताएं निर्धारित करने में परामर्श देना। भाई, योजना आयोग को पूरे भारत में क्या करना है, प्रथम क्या करना है वो बताना। दूसरा, पंचवर्षीय योजनाओं के कार्यों की समय समय पर समीक्षा करना। तो इस तरह से ये जो हमारा आज का टॉपिक है वो समाप्त होता है। अगले चरण में इसके कुछ जो पार्ट शेष रह गए हैं वो बनाए जाएंगे। थैंक यू।